सऊदी अरब की तरफ से अब एक ऐसा स्टेप लिया जाने वाला है जो कि भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक जीत और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा हार बनने वाला है। इंडियन आर्मी की तरफ से अभी चाइना को उसी की स्ट्रेटेजी से मात देने का प्लान किया जा चुका है। अब तेजस में भी अस्त्र मिसाइल की टेस्टिंग जल्दी ही शुरू होने वाली है। साथ ही इसकी मार्क 2 वेरिएंट को भी 1 साल के अंदर टेस्ट करने का प्लान किया जा चुका है। और अंत में भारत फौज अभी आर्टिलरी गन या आर्मर्ड व्हीकल को छोड़ के एयर कुशन व्हीकल को बनाना क्यों शुरू करना चाहती है, ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट आकाश साम को लेके है। QRSAM के मल्टीपल सफल परीक्षण करने के बाद DRDO की तरफ से भी भारत की सबसे चर्चित एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि आकाश साम की अपग्रेडेड वेरिएंट को डेवलप करने के ऊपर ज़्यादा जोर दे रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक DRDO भी आकाश NG की डेवलपमेंटल टेस्ट फ्लाइट को 2021 की पहले आप यानी कि जून या जुलाई से पहले ही करना चाहती है। अभी आकाश NG वेरिएंट की पहले प्रोटोटाइप की इंटीग्रेशन वगैरह चल रही है। और जहां तक बात रही आकाश NG वेरिएंट की, तो NG का मतलब यहां पर नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है। बाकी इसके काफी सारे सब सिस्टम प्रीवियस वेरिएंट से डिराइव किए जाएंगे, लेकिन अभी इसकी प्रोपल्शन सिस्टम को कम्प्लीटली एक नए प्रोपल्शन सिस्टम के साथ रिप्लेस करने का प्लान किया जा चुका है। और अब इसमें डुअल पल्स मोटर के बदले रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे इस मिसाइल की ओवरऑल स्पीड परफॉर्मेंस काफी हद तक बेहतर हो जाएंगे और ये कम फ्यूल के अंदर ही सेम डिस्टेंस को कवर कर सकेगा। DRDO का कहना है कि अब ये मिसाइल ऑलमोस्ट 50% तक हल्का भी होने वाला है। आकाश NG में जो सीकर का इस्तेमाल होने वाला है वो भी अब एक AESA बेस्ड सीकर होने वाली है और इसके साथ एक ट्रक माउंटेड 3D AESA रडार को कपल किया जाएगा। बाकी जैसे ही वर्तमान की आकाश साम को ऑपरेट किया जाता है उसको भी ठीक वैसे ही ऑपरेट किया जा सकेगा, लेकिन अब इसका रेंज पहले के आकाश साम के मुकाबले लगभग 50 किलोमीटर ज्यादा होने वाला है और ये मेनली इसमें इस्तेमाल होने वाली रैमजेट इंजन की वजह से होने वाली है। वहीं पर आकाश NG के बाद DRDO अभी VLSR साम और XR साम को भी डेवलप कर रही है, जिसमें से VLSR साम अस्त्र मिसाइल को बेस करके डेवलप किया जा रहा है, जबकि XR साम की बात करें तो ये एक लॉन्ग रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम होने वाली है और इसकी मिनिमम रेंज 350 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। अगला अपडेट जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को लेके है। आप सब जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस डिपार्टमेंट को लगभग हर दिन आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ करना पड़ता है। इसी वजह से जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की तरफ से अब एक हाईटेक कमांड व्हीकल को बनाया गया है, या यूं कहें कि एक तरीके से कस्टमाइज किया गया है। इसके लिए सबसे पहले तो अशोक लेलैंड की मीडियम बुलेट प्रूफ व्हीकल को सिलेक्ट किया गया था और उसके बाद इसमें अपने हिसाब से जरूरत पड़ने वाली सभी सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब पहले से ये व्हीकल बुलेट प्रूफ था, लेकिन अभी इसको कम्प्लीटली फायर प्रूफ भी बना दिया गया है। साथ ही इसमें अभी 10 CCTV कैमरा लगाए गए हैं जो कि पूरे 360 डिग्री तक नजर रख सकते हैं। ये कैमरा लगभग 2.5 किलोमीटर तक क्लियरली किसी भी टारगेट के ऊपर नजर रख सकते हैं। अब हालांकि इन व्हीकल के मल्टीपल यूज हैं, लेकिन इसको स्पेशली यहाँ पे इनकाउंटर के लिए डिजाइन किया गया है और इसकी मदद से हमको किसी भी इनकाउंटर साइट के बारे में क्लियर व्यू मिलने वाली है। साथ ही इसको एक टेम्पररी बेस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और जब भी इनकाउंटर चल रहा होगा तो तब इसमें ऑफिसर वगैरह रुक सकते हैं या फिर आतंकवादी अगर सरेंडर करते हैं तो उनको भी यहाँ पे रखा जा सकता है। इसमें मेन व्हीकल के साथ एक ट्रॉली को भी ऐड किया गया जिसमें टॉयलेट और वॉशरूम वगैरह दिए गए और ये पूरा व्हीकल एयर कंडीशनड है और इसमें 3 लेवल का पावर सप्लाई सिस्टम दिया गया है जो कि अपने आप में 1 हफ्ते तक बैकअप दे सकता है और इसके साथ इसको एडिशनल पावर सोर्स की मदद से बाहर से भी सप्लाई किया जा सकता है। इस व्हीकल को अभी एक अमृतसर बेस्ड कंपनी की तरफ से मॉडिफाई किया गया और इस पूरे मॉडिफिकेशन का टोटल कॉस्ट 35 लाख के आसपास है। अब यहाँ पर कंपनी का नाम क्लियरली बताया नहीं गया है, लेकिन उनके CEO का नाम रवनीत सिंह है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद डिफेंस एक्सपो के दौरान मेरी उनसे बात हुई थी, क्योंकि डिफेंस एक्सपो के दौरान मैं एक सरदार जी के साथ बात कर रहा था और उनकी कंपनी भी ठीक इसी तरीके का काम कर रही थी। अब ये पहला और इकलौता व्हीकल है जिसको अभी जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया है, लेकिन आगे चल के ऐसे और भी व्हीकल्स को मॉडिफाई करके जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को डिलीवर किया जाएगा। अगला अपडेट भारत, पाकिस्तान और सऊदी अरब को लेके है। आप सब जानते हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान का एक मेजर एली था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में भारत और सऊदी अरब के रिलेशन काफी हद तक गहरे हो चुके हैं और बदले में पाकिस्तान की अपनी हरकतों की वजह से पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का रिलेशन काफी खराब हो चुका है।
इसी दौरान सऊदी अरब की तरफ से एक नए नोट को इशू किया गया था जो कि 20 रियाल का था, लेकिन इसमें जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट भारत के हिस्से में दिखाया नहीं गया था और बदले में इसको पाकिस्तान के अंदर भी दिखाया नहीं गया था और इसे एक सेपरेट रीजन दिखाया गया था। पर इस बात को लेकर भारत की तरफ से उसके बाद कंप्लेन किया गया था और पाकिस्तान की तरफ से भी कंप्लेन किया गया था। लेकिन जब भारत की तरफ से कंप्लेन किया गया तो सऊदी अरब की तरफ से अपने सभी नए नोट्स को वापस लेने का फैसला किया गया था और उसके बदले इसको ठीक करके दोबारा इशू करने की सहमति जताई गई थी। लेकिन अभी सऊदी की तरफ से जो नया मैप इशू करने का फैसला किया गया है उसमें पूरा जम्मू एंड कश्मीर भारत के हिस्से में दिखाने का फैसला किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर अब से सऊदी अरब ऑफिशियली पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर को भारत के हिस्से में दिखाने वाला है और वो ऑफिशियली जम्मू एंड कश्मीर को भारत का हिस्सा मानने वाले हैं। और यह अभी पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा हार होने वाला है क्योंकि उनकी एक मेजर अलाइड कंट्री अभी जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर उन्हीं की क्लेम को अस्वीकार करने वाले हैं। इसके पीछे अभी कुछ मेन कारण भी है। सबसे पहले तो जब पिछली बार पीएम नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब के गश्त पर गए हुए थे उसी दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को साइन किया गया था जिसके अंदर सऊदी अरब अभी भारत में काफी सारा इन्वेस्टमेंट करने वाला है और इसमें सिर्फ ऑयल और नेचुरल गैस के सेक्टर में $60 बिलियन के आसपास इन्वेस्ट होने वाला है। अब यहाँ पर अगर सऊदी जम्मू एंड कश्मीर को कम्प्लीटली भारत का हिस्सा मान लेता है तो आगे चल के OIC में भी सऊदी की तरफ से इसको पुश किया जा सकता है क्योंकि अभी वो भारत को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं और ये सब अभी पाकिस्तान के सड़े कटे हुए घाव में नमक, नींबू, मिर्ची, अदरक, गरम मसाला या चाट मसाला डालने का भी काम करने वाला है। अगला अपडेट भारत फॉग की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत फॉग अभी आर्टिलरी या कॉम्बैट व्हीकल की सेगमेंट से नेवल प्लेटफॉर्म के सेगमेंट में छलांग लगाने की कोशिश कर रही है और अभी भारत फॉग की तरफ से होवरक्राफ्ट को भी बनाने का फैसला किया जा चुका है। मनी कंट्रोल की तरफ से दिए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत फॉग की तरफ से अभी इंडिजिनस तरीके से होवरक्राफ्ट को बनाने की कोशिश की जा रही है और ये अभी उनकी इनिशियल डिजाइन स्टेज में चल रही है। आमतौर पर इनको एयर कुशन व्हीकल भी कहा जाता है और ये पानी के साथ साथ कीचड़ में या फिर बर्फ के ऊपर भी चलाए जा सकते हैं, इसीलिए एम्फीबियस ऑपरेशन के लिए काफी सही माने जाते हैं और अभी इनको इंडियन डिफेंस फोर्सेस की तरफ से इस्तेमाल भी किया जाता है और हमारे कोस्ट गार्ड की तरफ से अभी ऐसे लगभग 18 व्हीकल का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनमें से 6 व्हीकल को भारत में ही बनाया गया था और 12 व्हीकल को सीधे यूके बेस्ड ग्रिफन होवरक्राफ्ट की तरफ से एक्सपोर्ट किया गया था। पिछले साल ही भारत की तरफ से लगभग $2.1 बिलियन के एक टेंडर को फ्लोट किया गया था जिसमें भारत अपनी नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए होवरक्राफ्ट को खरीदना चाहती है और अगर भारत फॉग यहाँ पर इसको इंडिजिनस तरीके से डेवलप कर लेता है तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट भारत फॉग को मिल सकता है। साथ ही वो हमारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर डिजाइन कर सकते हैं, जबकि हम किसी बाहर कंपनी से इसको खरीदने के लिए जाते हैं तो हमको रेडीमेड डिजाइन ही मिलने वाली है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है। नॉर्थ ईस्ट की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से अरुणाचल प्रदेश की साइड में लगातार कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को किया जा रहा है और एक तरफ जब लद्दाख में भारत और चाइना के बीच चल रही तनाव को कम करने के लिए बातचीत किया जा रहा है, उसी दौरान चाइना की तरफ से अरुणाचल प्रदेश की साइड में लिंजी और निक्टी एरिया में नए नए रडार साइट को बनाया जा रहा है और यहाँ पर अभी 2 नए रडार डोम को देखा गया है। वहीं पर काराकोरम पास और रिंचिला के आसपास भी चाइना की तरफ से नए रडार स्टेशन को बनाया जा रहा है। यहाँ पर अभी चाइना की तरफ से 3 से 4 रडार स्टेशन को बनाया जा चुका है जहाँ पर JY9, JY26, HGR-105 और JCL-88B रडार मौजूद है। इसके बाद सिक्किम की ठीक ऑपोजिट साइड में कायरेंगला के पास भी 4 रडार को चाइना की तरफ से डिप्लॉय किया गया है। ऐसे करके अभी चाइना की तरफ से मल्टीपल लोकेशन में भारत की बॉर्डर में पूरा एक रडार चेन को एस्टेब्लिश किया जा रहा है ताकि अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई भी हरकत होता है तो इसका पहले से ही चाइना को पता लग जाएगा। साथ ही भूटान के बॉर्डर के आसपास यामद्रोक में भी चाइना की तरफ से एक रडार स्टेशन को सेटअप किया जा चुका है। इसी बात को लेकर अभी स्वीडिश एक्सपर्ट्स की तरफ से बताया जा रहा है कि चाइना दरअसल भारत के साथ अपनी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को कम्प्लीटली सॉल्व नहीं करना चाहती है। बदले में चाइना जानबूझकर इसको लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है और अभी अगर लद्दाख में चाइना और भारत के बीच कोई समाधान निकाल लिया जाता है तो आगे चल के नॉर्थ ईस्ट में या भूटान के पास भारत और चाइना के बीच एक और फेसअप जरूर हो सकती है। साथ ही चाइना अभी सिर्फ भारत के साथ नहीं बल्कि अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है और चाइना की इन्हीं हरकतों की वजह से लगभग 20 देशों के साथ चाइना का बॉर्डर को लेकर मतभेद चलता आ रहा है। अगला अपडेट भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से है। VDL की तरफ से कल ऑफिशियली पहली ब्रह्मास्त्र हैवीवेट टॉर्पेडो को इंडियन नेवी को हैंडओवर किया जा चुका है। ब्रह्मास्त्र को हमारी नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैब की तरफ से डेवलप किया गया है और अभी इसको भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से विशाखापट्टनम में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और अभी इसको आगे चल के एक्सपोर्ट करने के लिए भी क्लियरेंस दिया जा चुका है।
इसके अलावा BDL की तरफ से अभी ऑलमोस्ट 288 अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाने वाला है, जिसको आगे चल के तेजस में इंटीग्रेट करके टेस्ट करने का प्लान किया जा रहा है। साथ ही DRDO की तरफ से अभी इसकी मार्क 2 वेरिएंट को भी तैयार किया जा रहा है, जिसको 2021 के अंदर ही टेस्ट किया जाएगा। इसका रेंज ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर के आसपास होने वाली है, जो कि रेंज और परफॉर्मेंस के लिहाज से M120D मिसाइल या फिर चाइना की PL-15 मिसाइल को टक्कर देने वाली है। वहीं पर DRDO को लेकर एक छोटी सी अपडेट है, जिसको इसी के साथ चिपका देते हैं। तो DRDO की तरफ से अभी हमारी नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैब के अंदर एक एयर लॉन्च टेस्ट फैसिलिटी को सेटअप किया गया है और इसे कल हमारे DRDO के चीफ जी सतीश रेड्डी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। ये वाइजाग में, और इससे आगे चल के हमें हमारे सरफेस, सब सरफेस या किसी भी वेपन कंट्रोल सिस्टम की डेवलपमेंटल साइकिल को कम करने में काफी आसानी होने वाली है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। आप सबको पता होगा कि चाइना की तरफ से अभी भारत को लद्दाख में पीछे धकेलने के लिए तरह तरह की रणनीति अपनाया जा चुका है। इनमें से हाल ही में कुछ चाइनीज एक्सपर्ट्स की तरफ से ये बताया गया था कि पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से भारत के सोल्जर्स के ऊपर डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद भारत के जवान पीछे हट गए थे। अब ऐसे हवाबाजी करना चाइना की पुरानी आदत है, लेकिन इन्फॉर्मेशन एज में कभी कभार इसे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ जाता है। लेकिन भारत की तरफ से सीधे तौर पर चाइना की इन सभी प्रोपेगेंडा को बेसलेस बता दिया गया था, पर बदले में अभी भारत की तरफ से चाइना के खिलाफ उसी की रणनीति को अपनाने का फैसला किया जा चुका है। आमतौर पर आखिरी बार जब चाइना ने कोई जंग लड़ा था वो चाइना और जापान के बीच हुई थी। इसमें चाइना की तरफ से जापान के खिलाफ टनल डिफेंस का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि वो लोग टनल्स पे टनल बना के उसमें छुप कर रह रहे थे, जहां पर जापान के सोल्जर के ऊपर अचानक आके हमला कर रहे थे। और स्ट्रेटेजी चाइना आज भी इस्तेमाल करता आ रहा है और आज भी वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में टनल्स को बना रहे हैं। और अभी तो लासा और हुटान जैसे एयरवेज में भी चाइना की तरफ से टनल्स को बनाया जा रहा है। इसी दौरान भारत की तरफ से भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब टनल डिफेंस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना शुरू किया गया है और इससे दुश्मन पर घात लगाकर हमला भी किया जा सकता है। साथ ही दुश्मन की डायरेक्ट हमले से हमको सुरक्षित रख सकता है। भारत की तरफ से भी लार्ज डायमीटर के कंक्रीट पाइप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनको जोड़कर अंडरग्राउंड टनल्स को बनाया जा रहा है। इसकी खासियत ये कि इनको अंदर ही अंदर हीट किया जा सकता है, जिस वजह से इनकी टेम्परेचर को अंदर नॉर्मल कंडीशन में रखा जा सकता है और हमारे सोल्जर दुश्मन की नजर में आए बिना ही सुरक्षित रह सकते हैं। और विंटर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में ऐसे बंकर या टनल काफी मायने रखने वाले हैं। और ये जो टनल है, इनको 72 से 72 सिचुएशन को नजर में रखकर डिजाइन किया जा रहा है, यानी कि अगर सीधे तौर पर भारत और चाइना के बीच लड़ाई हो जाती है तो तब ये हमारे लिए काफी मायने रखने वाले हैं। और इनके होते हुए चाइना के सोल्जर कभी भी आगे बढ़ने के बारे में सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि टनल के अंदर हमारे सोल्जर कहां जाके कहां से उन पर हमला करेंगे, इसके बारे में उनको कोई भी आइडिया नहीं होगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।